Okay, then let's start studying audit. So we are studying chapter number 8. उसमें 7 ऐसे 700 आज अपन पढ़ रहे हैं. तो ऐसे 700 क्या है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये ऐसे क्या डील करता है? ये ऐसे ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करना. फिर जो ऑडिट रिपोर्ट अपन इशू करते हैं उसका फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहेगा. फिर कंसिस्टेंसी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में उसको वो प्रमोट करता है. ठीक है, तो अपन ने ऑलरेडी अच्छे खासे नोट्स बना लिए हैं. लेट्स स्टडी फ्रॉम दिस. टू फॉर्म एन opinion, the auditor shall conclude whether the financial statements as a whole is free from the material misstatement due to fraud or error, or to conclude whether the auditor has obtained the reasonable assurance. पहले ऑडिटर को ओपिनियन फॉर्म करने के लिए उसको कंक्लूड करना पड़ता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने ऑडिट करे हैं वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स पे फ्री है कि नहीं, मतलब उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और कोई फ्रॉड और एरर नहीं है, और ऑडिटर एक रीज़नेबल एश्योरेंस तक पहुंचा है, तो वो ओपिनियन फॉर्म करेगा. ऑडिटर्स कंक्लूजन्स शैल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग. ऑडिटर के कंक्लूजन में ये जो कंक्लूड कर रहा है उसके कंक्लूजन में क्या क्या पॉइंट्स वो इंक्लूड करेगा. पहले सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज़ बिन ऑब्टेन्ड, उसको सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला कि नहीं वो. देन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट. जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल है कि नहीं वो देखना चाहिए, और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो वो इंडिविजुअली है कि वो किसी और को एग्रीगेट में लेके उसको भी इफ़ेक्ट कर रहा है. अभी एग्जांपल, तूने प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया, वो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए उसने सेल्स को इन्फ्लुएंस कर दिया, एक्सपेंसेस को कम कर दिया, वैसे कुछ है क्या वगैरह देखना पड़ेगा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स में. देन इवैल्यूएशंस करना पड़ेगा ऑडिटर को. देन नेक्स्ट क्या है? इवैल्यूएशंस जो है, ये इवैल्यूएशन स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस भी होता है और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के इवैल्यूएशंस भी होता है. जनरल इवैल्यूएशंस में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आता है. तो पहले स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस क्या है? पर्टिकुलरली ऑडिटर को पहले अकाउंटिंग पॉलिसी और उसके एस्टिमेट्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा. अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है वो अप्रोप्रिएट है, उसको डिस्क्लोज़ किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और वो कंसिस्टेंट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. अगर एस्टिमेट्स है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो क्लाइंट ने यूज़ किया वो रीज़नेबल है कि नहीं वो देखना पड़ेगा ऑडिटर को. फिर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है और जो टाइटल्स है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. Then financial statements, information in the financial statements are reasonable, relevant, understandable and comparable. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो रीज़नेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोजेज द मटेरियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारे जो भी ट्रांजैक्शंस है वो आ जाना चाहिए. ना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है उससे पहले अपन ठीक है ये करके रीड कर देते हैं. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज़ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. कंसिडर द मैनेजमेंट जजमेंट्स अबाउट अमाउंट एंड कंसिडरेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज़ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है? मैनेजमेंट के जो भी जजमेंट्स है उसको कंसिडर करो, वो जजमेंट्स जो है वो बायस है कि नहीं है वो देखो. देन वो जजमेंट्स अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. और जजमेंट्स जो है अमाउंट और डिस्क्लोजर्स को लेके उसको देखना पड़ेगा. मैनेजमेंट जजमेंट्स अबाउट अमाउंट एंड डिस्क्लोजर. देन डिस्कशन ऑफ द एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एज पर SA 260. एंटिटी की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसको देखना पड़ेगा. एज पर SA 260 है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. अभी तक अपन ने SA 260 पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तभी देखते हैं. कंसिडर मैनेजमेंट्स बायस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट. अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट कुछ बना रहा है तो मैनेजमेंट बायस होके बना रहा है क्या वो देखना पड़ेगा. अभी इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं?
अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या हो सकता है एक एंटिटी का, जैसे कि उसने बैड डेट्स बताया या फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया, तो वो एक मैनेजमेंट का जजमेंट रहता है कि वो कितना बनाए वो प्रोविज़न वगैरह। तो अगर वो जानबूझ के वो ज़्यादा बना रहा है तो इसमें बायसनेस हो सकता है, तो ऑडिटर को ऐसे अलर्ट रहना पड़ेगा। देन ऑडिटर शैल कंक्लूड लैक ऑफ न्यूट्रलिटी टुगेदर विथ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब क्या होता है, ऑडिटर न्यूट्रल नहीं है, इधर बायस्ड है, और जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है उसमें lack of neutrality together with uncorrected misstatements cause the financial to be statements to be materially misstated। ये behavior के वजह से और uncorrected misstatements के वजह से financial statements जो है वो materially misstated हो जाता है। now ये lack of neutrality कब हो सकता है, उसके 2 indicators हैं। पहला इंडिकेटर है कि सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, मतलब सेलेक्टिवली मिसस्टेटमेंट्स को करेक्ट कर रहा है, जैसे कि वो एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस अगर किधर कम दिखाया वही मिसस्टेटमेंट्स को करेक्ट कर रहा है, ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखाया वो नहीं देख रहा है, या फिर इनकम्स को करेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे वगैरह हो सकता है। मैनेजमेंट बायसनेस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये बिजनेस नहीं है, ये बायसनेस है, वो हैंड राइटिंग ऐसे हो गया। मैनेजमेंट बायसनेस इज इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाते टाइम मैनेजमेंट बायस हो गया, भाई मैंने बताया ना ऑलरेडी। सो लेट्स स्टार्ट हियर। पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन बनाना है, क्लियरली एक्सप्रेस करना है ओपिनियन को थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट। फिर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, इसमें ऑडिटर शैल form an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects according with the applicable FRF. To form this opinion, the auditor needs to conclude whether he has obtained reasonable assurance that the financial statements are free from the material misstatement due to fraud and error। ये अपन ने ऑलरेडी इधर पढ़ा है, ठीक है ना। उसको क्या क्या कंसिड्रेशंस लेना पड़ता है, ये वाला पॉइंट इसमें कैसे दिया हुआ है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल इंडिविजुअली और एंड एग्रीगेट, और इवैल्यूएशंस क्या है। इवैल्यूएशंस तो ऑलरेडी इधर है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, फिर स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस भी है ना। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे आते हैं। मैनेजमेंट मेक्स अ नंबर ऑफ जजमेंट अबाउट द अमाउंट्स and disclosures in the financial statements. Then SA 260 contains a discussion of qualitative aspect of accounting practices। accounting aspects के जो भी qualitative aspects है वो as per SA 260 होना चाहिए। और इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ है, मैनेजमेंट नंबर ऑफ डिसीजंस बनाता है अमाउंट और डिस्क्लोजर्स को लेके, वो भी एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आ जाता है। In considering the qualitative aspects of the entity accounting practices, auditor may become aware of possible bias in management's judgment। मतलब ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो एंटिटी मेंटेन करता है उसको चेक करते टाइम ऑडिटर अवेयर हो जाता है कि मैनेजमेंट बायस है उसके डिसीजंस को लेके कि नहीं बायस है। Auditor may conclude that cumulative effect of lack of neutrality together with effect of uncorrected misstatements causes the financial statements as a whole to be materially misstated। Auditor ऐसे conclude कर सकता है कि together with the neutrality or behavior of the lack of neutrality behavior of the management और uncorrected misstatements जो है उसके वजह से financial statements जो है materially misstated है। अब ये इंडिकेटर्स अपन ने ऑलरेडी पढ़ा, सेलेक्टिव करेक्शन है या फिर मैनेजमेंट बायस्ड है, इसमें दिया हुआ था ना, इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए मैनेजमेंट बायस हो गया, फिर सेलेक्टिव करेक्शन हो गया मिसस्टेटमेंट्स का। देन इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसे 540 एड्रेसेस पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ओके, ऐसे 540 जो है, जो अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, वो एड्रेस करता है
मैनेजमेंट के पॉसिबल बायसनेस को इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. देन इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस do not constitute misstatements for the purpose of drawing conclusions on reasonableness of individually accounting estimates. देख इसमें क्या बोला है, इसको ब्रेक करके पढ़ना है. इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस. अभी अपने को इंडिकेटर्स मिल रहा है. ऑडिटर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स चेक करते टाइम उसको कुछ इंडिकेशंस मिल जाता है, मतलब उसको शक हो जाता है कि शायद मैनेजमेंट बायस हो सकता है. लेकिन ये जो शक है वो डू नॉट कंस्टिट्यूट मिसस्टेटमेंट्स. खाली ये शक जो है वो मिसस्टेटमेंट्स है ऐसा प्रूफ नहीं देता है. అంటే ఇప్పుడు నాకు शक ఉన్నది कि शायद एक्सपेंसेस इसने कम दिखाया, तो खाली ये शक प्रूफ नहीं बन जाता है मिसस्टेटमेंट्स के लिए. ठीक है. फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन ऑन रीजनेबलनेस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. वही मेरे को कंक्लूजन ड्रॉ करना है रीजनेबलनेस के, అంటే इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो रीज़नेबल है कि नहीं, उसके एस्टिमेट्स जो है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वो रीज़नेबल है कि नहीं, उसको लेके जो कंक्लूजन्स मैं बना रही हूँ वो खाली मैं ये शक के वजह से मिसस्टेटमेंट है ऐसा नहीं बोल सकती हूँ. मेरे को पक्का प्रूफ लेना पड़ेगा. ठीक है. स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस क्या हो गया अभी. वेदर इन द व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. इसमें अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी. अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता है, फिर टर्मिनोलॉजी और टाइटल्स अप्रोप्रिएट होना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो रीज़नेबल, रिलेवेंट, रिलायबल, अंडरस्टेबल, कंपैरेटिव वगैरह वगैरह होना चाहिए. डिस्क्लोजर्स जो है सारा मटेरियल इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर होना चाहिए. यही रहेगा. डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्टेड. फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि नहीं, एस्टिमेट्स जो है वो रीज़नेबल है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोजर्स टू बी एनेबल टू अंडरस्टैंड द यूज़र्स टू अंडरस्टैंड द मटेरियल ट्रांजैक्शंस इन इवेंट्स. प्रोवाइड. अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो इंटेंडेड यूज़र्स है उनको सारे मटेरियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के बारे में समझ आ जाना चाहिए. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सारा इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहिए. देन टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और टाइटल्स जो है ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं. देन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ, ऑडिटर इज required to evaluate whether the financial statements achieve the presentation by considering the following: overall presentation structure and content of the financial statements, and whether the financial statements including related notes represent the underlying transactions events in the manner that achieve the fair presentation, whether the financial statements adequately refer to describe the applicable FRF. इसमें क्या बोला है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो एज़ पर एफआरएफ बनाना चाहिए, और वो एफआरएफ के हिसाब से बना है कि नहीं बना है वो ऑडिटर जानने के लिए उसको कुछ कंसिडरेशंस लेना पड़ेगा. वो कंसिडरेशंस क्या है, उसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, कंटेंट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें नोट्स इंक्लूड किया गया है, और जो भी अंडरलाइंग इम्पॉर्टेंट मटेरियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं उसको फेयर रिप्रेजेंटेशन में अचीव किया गया है. देन एडिक्वेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली डिस्क्राइब द एप्लीकेबल एफआरएफ. ठीक है, समझ गया. अभी मेरे को लग रहा है कि आधा ऐसे जो बचा है उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाती हूँ मैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के टाइप में. तो ये अभी अपना 2 पेज हो गया. ठीक है, अभी ये भी कर लेते हैं. डेफिनेशंस जो है जनरल पर्पस होना चाहिए, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जनरल पर्पस फ्रेमवर्क. ये खाली डेफिनेशंस दिया हुआ है. जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, इन अकॉर्डेंस विद जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बनाया. नाउ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है, उसका डेफिनेशन है टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड
FRF designed to meet common financial information needs of a wide range of users. मतलब जिनको कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है वो सब यूज़र्स के लिए एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क दिया हुआ है. अभी जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क है. फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या क्या है पॉइंट्स? फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क रिक्वायर्स कंप्लायंस with requirement of the framework, acknowledges that following may be necessary for the fair representation. Management may need to provide disclosures beyond this specifically by FRF, required by FRF. Management to depart from requirement of the framework of FRF.